हेलो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड जिंदगी में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष अग्रवाल जी, जो कि एक बहुत अच्छे राइटर हैं, पोइट हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे गज़लकार हैं। साथ ही ये अभी बीटेक के स्टूडेंट हैं और दिल्ली से अपना बीटेक पूरा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हर्ष, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, आपका वेलकम है। और हर्ष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारा पॉडकास्ट जिसका नाम है अनफिल्टर्ड जिंदगी, तो ये अनफिल्टर्ड जिंदगी नाम सुनते ही हर्ष, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, कुछ बताएं। जैसा कि इस पॉडकास्ट का शीर्षक है अनफिल्टर्ड जिंदगी, तो एक वर्ड होता है फिल्टर, मतलब दिखावा करना। तो जैसा कि आज हम लोग दौर देख रहे हैं, आज हमारे बीच जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों में ये चीजें हो रही हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। वो जो है नहीं वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल और जो बिल्कुल, है वो पर्दे के पीछे है। सही कहा आपने। तो अनफिल्टर्ड जिंदगी जो नाम है, वो उसका सीधा यही अर्थ है कि बिना दिखावे की जिंदगी। अपने आप जैसे हैं, आप जैसा जीवन व्यापन कर रहे हैं, उसको हूबहू दिखा देना, उसी को हम कह सकते हैं कि अनफिल्टर्ड जिंदगी, बिना दिखावे की जिंदगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया अनफिल्टर्ड जिंदगी। तो इस पॉडकास्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हर्ष, जानना चाहूंगी, आज जो हर्ष अग्रवाल हमारे पास बैठे हैं और सारे व्यूअर्स जिस हर्ष अग्रवाल को देख रहे हैं, तो हर्ष, इस हर्ष बनने के पीछे की कहानी क्या है? सवाल तो काफी आपका इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ बना नहीं हूं, पर आप बनने की कहानी पूछ रही हैं। आई होप आंसर भी बहुत इंटरेस्टिंग ही मिलने वाला है। तो अगर मैं सिर्फ 2 शब्दों में बताना चाहूं कि आज जो भी मैं हूं, उसके पीछे की कहानी सिर्फ 2 ही शब्द में कही जा सकती है। एक स्ट्रगल, दूसरा पेशेंस। बहुत अच्छा। स्ट्रगल जो मैंने अपने लाइफ में देखा है अब तक, पारिवारिक स्ट्रगल्स हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड स्ट्रगल्स हो या फिर कोई भी स्ट्रगल हो, वो स्ट्रगल और उस स्ट्रगल से सक्सेस पाने के लिए जो पेशेंस मैंने रखा है, जो धैर्य रखा है मैंने, वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आज का शख्सियत आपके सामने बैठा हुआ है। ओके, तो हर्ष, मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगी। चलते हैं आपके बचपन में। बिल्कुल। तो हम सारे व्यूअर्स को, हमें और सारे व्यूअर्स को जरा अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसा रहा? बचपन की दौर की यदि मैं बात करूं, तो मेरा आधा बचपन तो बनारस में गुजरा है और आधा बचपन अब तक का मेरे नानी के यहाँ गुजरा है। शुरुआत के 12 साल मैंने बनारस में व्यतीत किए हैं, बनारस के परिवेश को देखा। मेरा आधा हंसता खेलता बचपन जो कि है वो बनारस में गुजरा, और बाकी फिर थोड़ी पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण, थोड़ा कंडीशन सही नहीं थे, तो उसके कारण मुझे मेरी मम्मी ने नानी के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। और फिर वहाँ जाके मेरा 3rd क्लास में एडमिशन हुआ, और वहाँ पे मेरा 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक, 12वीं कक्षा तक वहाँ मेरा बचपन गुजरा। तो आधा बचपन यहाँ गुजरा जो कि हंसता खेलता था और कुछ जिम्मेदारियां कुछ देखते हुए, पारिवारिक स्थिति देखते हुए, और आधा वहाँ गुजरा जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरे मामा ने, जिन्हें मैं भगवान का रूप मानता हूँ, उन्होंने मुझे पूरी तरह से संभाला। मेरी मम्मी ने वहाँ मुझे भेजा तो पूरी तरह से मेरा ख्याल रखा, और मुझे सारी चीज़ें, वो जो मुझे सारी चीज़ें दी, जो कि मतलब एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दी, और अब तक मुझे दे भी रहे हैं और इन फ्यूचर देते भी रहेंगे जब तक मैं एक काबिल ना बन पाऊँ। तो आधा बचपन यहाँ गुजरा, आधा वहाँ गुजरा, और ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो लगता है हर्ष के इस स्ट्रगल में इनके मामा ने काफी साथ दिया और आगे बढ़ाने में मदद की। तो इनके मामा के लिए एक क्लैपिंग। और हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बचपन के सपने
हम्म और आज की रियलिटी, बचपन के सपने और आज की रियलिटी में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सवाल तो आपका काफी अच्छा है। तो अगर मैं बचपन के सपने में जाऊं, तो जब बच्चा जो रहता है वो सपना देखता है, लेकिन वो टेम्पररी सपना होता है, क्योंकि उसके जीवन में काफी दौर आने वाले होते हैं। तो उसका सपना कभी कभी बदल जाता है, कभी वही रहता है, एक सपने पे वो स्टिक नहीं रह पाता। बचपन का जो सपना होता है वो एक तरह से परिवार से जुड़ा हुआ होता है, जो परिवार वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो बच्चा, हाँ, डॉक्टर बनना है। तो ऐसे ही कुछ मेरा भी था कि मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और साथ ही मेरे घर वालों का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो बचपन में मैं भी सोच लिया कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो और 10 से 15 साल तक यही सबको कहते रहता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। बट फिर उसके बाद मेरी बुद्धि थोड़ी सी खुली, तो मैंने अपना देखा कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मैथ्स की तरफ ज़्यादा है, और एक आईआईटी नाम का एग्ज़ाम होता है। तो मुझे दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मेरा मैथ्स में हमेशा फुल स्कोर रहता था, लगभग 10 साल मेरे फुल स्कोर रहे, 100 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, तो मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और फिर उसके बाद से मैंने जेई जैसे एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया। 10th के बाद की बात कर रहा हूँ, 10th से पहले तो डॉक्टर ही बनना था। हम्म। तो इसी के बीच में एक दौर आया, तो मैंने सोचा कि ये तो सबको ही बनना चाहता है, राइटर, सॉरी, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो तो सबको ही बनना चाहता है। एक ऐसी चीज जो मैं करूं अपनी जिंदगी में, जो कि सिर्फ मैं रहूं और मुझे कोई कॉपी ना कर पाए। राइटर को एक डॉक्टर को कॉपी किया जा सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज जो मैंने तलाशी खुद में 7th क्लास में अपने, मैंने इससे तलाशा, वो है राइटिंग। जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी, मदर्स डे पे मैंने अपनी पहली कविता लिखी, उसे लोगों ने बहुत सराहाया, और काफी ज्यादा उस पर मुझे दाद मिली कि यार, इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी कविता कैसे लिख सकता है। 7th क्लास की उम्र में, लगभग 14 साल का मैं हूँ, 13-14 साल का था शायद। उसके बाद से मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ। तब से मैंने चुना एक अपना प्रोफेशन, कि मुझे इंजीनियर बनना है, और साथ में मुझे एक राइटर बनना है। बहुत और अच्छा। आज स्थिति परिस्थिति दौर ऐसे ऐसे आते रहे कि वो राइटर तब्दील हो चुका है अब एक शायर में। बहुत अच्छा। बहुत जल्द इनकी शायरी सुनने वाले हैं। मैं तो इम्पेशंस हो रही हूँ, लेकिन कुछ सवालात मेरे दिमाग में चल रहे हैं। जैसे कि हर्ष की बातों से पता चल रहा है आपने काफी स्ट्रगल्स किया। तो ऐसा कोई स्ट्रगल जिसमें या जिसको करने के बाद आपको गर्व महसूस हुआ और आपको लगा कि नहीं, वो जाया नहीं गया और मैंने कुछ अचीव किया? देखें, अगर मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करूं, तो अब तक जितने स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं, मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं हर स्ट्रगल्स पे गर्व ही महसूस करता हूं। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रगल्स को मैं नहीं कह सकता कि इस पे मुझे सबसे ज्यादा गर्व होता है कि ये स्ट्रगल मैंने किया है। वो तो फिर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रगल को देख के मैं कह रहा हूं कि आई एम प्राउड ऑफ दिस स्ट्रगल, तो फिर वो मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है, लोगों के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो अब तक जितने भी स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, चाहे वो पहले वाला हो, या फिर आने वाला हो, या फिर चल रहा हो, वो सारे स्ट्रगल्स पे मैं अपने आप को गर्व ही महसूस करवाता हूं, ना होने के बावजूद करवाता हूं, ताकि मैं उस स्ट्रगल्स को कर पाऊं और उस पर सक्सेस हासिल कर पाऊं। सबसे बड़ी ये बात है। बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए आप लाइफ में सक्सेस गेन करते जा रहे हैं, और विश मैं करूंगी कि और सक्सेस गेन करें। और आप एक यूथ हैं, तो कुछ यूथ से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको पुट करना चाहूंगी। हम्म, जनरली आज के यूथ को जिम्मेदारियां समझ में नहीं आती, समझ में आती है तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो बहुत जल्दी रेडी नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ? आपको अपनी जिम्मेदारियां समझ में कब आई और आपने कैसे उसको निभाया? देखें कि अगर मैं कहूँ तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो इंसान को तभी समझ में आती है जब उसे लगता है कि मुझे समझना है, पहली चीज। नहीं तो इंसान तो बर्बाद है। आज भी कई युवा जो हैं, आपने यूथ की बात करी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के युवा जो हैं, एक गरीब युवा को मैं देख रहा हूं कि वो दारू पी रहा है, वो शराब पी के नशे कर रहा है, लड़की छेड़ रहा है। तो
इस तरह के युवा आजकल हमारे आसपास इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो कि मतलब जिन्हें जमीन बेचकर पढ़ाने के लिए भेजा गया है। तो उन्हें जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उनको मालूम है कि जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है समझना। पहली तो ये बात। तो अगर मैं अपने बारे में कहूं कि जिम्मेदारी का मतलब मुझे कब समझ में आया, तो जैसे जैसे मैं परिवार में अपने ढलता गया, अपने नानी के यहाँ गया, तो सबसे पहले जब मैं अपने नानी के यहाँ ही गया तो उसी टाइम मुझे समझ में आ गया कि हाँ, जिम्मेदारी नाम की कुछ चीज है। मुझे यहाँ से कहीं और भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, मैं अपने परिवार में नहीं पढ़ पा रहा हूँ रह के, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। मेरी मम्मी का, मेरे पापा की, और जितने भी लोग हैं मेरे परिवार में, सभी की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, तभी कोई मेरे को यहाँ से कहीं और भेज रहा है। तो उसी वक्त मुझे पता चला कि हाँ, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, जब मैं 15 वर्ष का था। तो ऐसे ही मुझे वहां से जिम्मेदारी का मतलब पता चला, तो मैंने धीरे धीरे खुद को बदलना चालू कर दिया। पहले मैं बहुत शरारती था, मतलब गंगा जी के पास जाके नहाना, ये वो करना, मस्ती करना। इसी के कारण मुझे मम्मी ने यहाँ से भेज भी दिया, और भी जिम्मेदारियां थी उनके ऊपर। तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं और मुझे खुद को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। तब धीरे धीरे समझ आई, और जिम्मेदारी क्या होती है जैसे जैसे दौर गुजरा वैसे वैसे पता चला। बहुत अच्छी बात है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आपको 15 वर्ष की आयु में ही फील हो गया था। कह सकते हैं। आज आप फुल्ली यूथ हैं, और आज मैक्सिमम यूथ्स को जो मैंने महसूस किया है, देखा है कि वो बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं बढ़ते। वो सचेत नहीं अपने करियर को लेके। हाँ, पापा चाह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ फलाने जगह एडमिशन तो ले लिया, क्लासेस चल रहे हैं, हो रहा है काम। उस सीरियसनेस के साथ अपने डायरेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ते, या यूं कहूँ कि सचेत नहीं है। तो ऐसे यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि अभी आपने जिम्मेदारी वाला सवाल पूछा था, तो आज के जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि अभी मैंने तुरंत कहा कि आज के युवा पीढ़ी को जिम्मेदारियों का मतलब नहीं मालूम। तो जब जिम्मेदारी का मतलब ही नहीं मालूम है, तो वो सचेत कहाँ से रहेंगे? पहली तो यही बात है। भले ही माँ बाप कितना भी पैसा खर्चा कर दें, माँ बाप पैसे वाले हों ना हो, जमीन बेच के ही पढ़ाना क्यों ना पढ़ाया जाए, तब भी वो सचेत नहीं है। क्यों नहीं है? पहला रीजन तो अगर साइंटिफिक रीजन देखें तो है एडिक्शन। हाँ, सभी युवा को ये चाहिए होता है कि मैं जिंदगी में एंजॉय करूं, अपने लाइफ को एंजॉय करूं, अच्छी अच्छी चीजें करूं लाइफ में, और गलत चीजें भी करूं जो नहीं करनी चाहिए। तो इन्हीं भावनाओं में बहकर कुछ लोग सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, कुछ लोग लड़की छेड़ने लगते हैं, और अपोजिट भी मान लीजिए, लड़कियों का भी ले लें तो आजकल के जो युवा हैं इसी तरह से सचेत नहीं है। उन्हें जिम्मेदारी नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि इन फ्यूचर अगर हम ये करते रह गए तो आगे जाके मेरे ऊपर कितना बोझ आने वाला है। तो इन युवाओं के बारे में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों को परखें, अपने पारिवारिक स्थिति को देखें, और साथ में ये भी देखें कि अगर मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं, आपके परिवार में बहुत बहुत पैसा है, लेकिन एक दिन तो आएगा ना जब आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा, सब कुछ खुद देखना पड़ेगा, अपने परिवार को देखना पड़ेगा, और उस टाइम आपके भी परिवार आएंगे। आप बेरोजगार ही रहेंगे तो आपको कोई थोड़ी शादी विवाह आपका होगा, तो आगे की दौर को देखना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर आप इमेजिन करने लगे कि इन फ्यूचर अगर मैं इसी चीजों में बहता गया तो मेरे साथ क्या होगा, अगर इन चीजों को देखा जाए तो युवा सचेत हो सकते हैं। पर आवश्यकता इसी चीज की है कि वो सचेत होना चाहते हैं कि नहीं, उन्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, उनके अंदर ये भावना आनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिन बिंदुओं पे हर्ष आपने बात की, आपने केवल लड़कों नहीं, लड़कियों की भी बात की कि लड़के ही नहीं, लड़कियां भी बिगड़ते हैं, उनका भी माइंड सेटिंग अलग होता है, बहकावे में आते हैं। तो आपके इस पॉइंट्स को देखते हुए एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, और उसके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, जो कि मैं भी एक यूथ हूं, और अगर आपने प्रॉब्लम की बात की है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के जो युवा पीढ़ी हैं उनके लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एडिक्शन। कोई भी चीज, चाहे वो इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो, चाहे वो लड़की से एडिक्ट हो, या लड़की लड़के से एडिक्ट हो। ट्रू, बिल्कुल। तो एडिक्शन आजकल के युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो उन्हें लगता है कि वो उन्हें लुत्फ दे रही है, उन्हें मजा दे रही है,
उन्हें वो एक तरह से प्लेजर मिलता है, उन्हें ये एडिक्शंस किसी चीज का होके उन्हें उसे लगता है कि इस चीज में मुझे मजा आ रहा है। तो लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी चीज से युवा एडिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज में जूझा हुआ है। वो हमेशा जो काम उसे करना चाहिए उस वक्त में वो काम को ना करके वो काम कर रहा है जो उसे बर्बाद कर रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल के युवा पीढ़ी में है एडिक्शन की, लत की, चाहे वो किसी भी चीज की लत हो। मेरा मानना तो यही है। तो एडिक्शंस को कम करना सबसे जरूरी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। डोपामीन एक हार्मोन आता है, हालांकि इस पॉडकास्ट में साइंटिफिक चीजों का बात करना ज्यादा सही नहीं है, बट एक डोपामीन हार्मोन होता है जो पूरी तरह से प्लेजर देता है। यही हार्मोन रिलीज होता है जिसके कारण लोग एडिक्ट होते हैं, बच्चे, 21 साल 20 साल के बच्चे। तो यही कारण है एडिक्शन। नहीं, आपने कई पॉइंट्स को टच किया। अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में हम लोग केवल एक आर्टिस्ट, एक शायर को नहीं सुन रहे हैं और एक पढ़े लिखे नौजवान से बात कर रहे हैं जो केवल अपनी लेखनी पे, अपनी शायरी पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, किसी भी टॉपिक पे हाथ आजमाते रहते हैं और उस पर सोच रखते हैं। तो आजकल की युवा पीढ़ी, यूथ जनरेशन को कहते सुना है कि जैसे वो 18 के हो जाते हैं तो एक अलग ही उनके अंदर फीलिंग आ जाती है और कहते फिरते हैं अब तो मैं मैच्योर हो गया हूं। बिल्कुल ठीक है, अपने आप को वो प्रूफ करते हैं कि मैं मैच्योर हूं और ऐसी बहुत सारी चीजें वो करते हैं जो कि कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो मैच्योर होने की दुहाई देकर करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है हर्ष इस बारे में? क्या ये मैच्योरिटी वाली फीलिंग उनकी जायज है? क्या वाकई में ये मैच्योरिटी है? हम्म देखें कि अगर मैच्योरिटी की बात की जाए, सबसे बड़ा सेंटेंस मैं कह रहा हूं कि इंसान जब ये कह देता है, युवा जब ये कह देता है कि मैं मैच्योर हो गया हूं, मैं परिपक्व हो गया हूं, तो उसकी सबसे बड़ी अपरिपक्वता वही है। बिल्कुल। यहां पे ये कह देना कि मैं आई एम मैच्योर्ड, इट मीन्स यू आर अनमेच्योर्ड, इमेच्योर्ड एंड कंप्लीटली इमेच्योर्ड। इंसान तब तक मैच्योर नहीं हो पाता जब तक वो खुद को ये ना कहे कि मतलब हम मैच्योर हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं। गाना गाने से कोई मैच्योर नहीं होता है। मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान जिम्मेदार बनता है। मैच्योरिटी को अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो वो है जिम्मेदारी। जैसे जैसे इंसान, बच्चे या फिर युवा के ऊपर जिम्मेदारियों का, आपने युवा की बात की तो युवा पे ही कहूंगा कि जब युवा के ऊपर ये पता चल जाए कि मुझे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है और मुझे अब इस जिम्मेदारियों में जूझ के काम करना है, तो ये जिम्मेदारियों में जूझ के काम करते करते उसे खुद पता चलने लगेगा कि अब मैं जिम्मेदारियों को समझने लगा हूं। और ये वो नहीं कहेगा कि मैं मैच्योर हो गया हूं इसलिए जिम्मेदारियों को समझने लगा हूं। सामने वाले इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि फलाना बहुत मैच्योर हो गया है, उसका लड़का बहुत मैच्योर हो गया है, उसको अब काफी सारी चीजों की समझ हो चुकी है। तो तब इंसान, वो युवा को सब समझेंगे कि वो मैच्योर है, ना कि युवा कहे कि आई एम मैच्योर्ड, आई एम मैच्योर्ड। इट मीन्स यू आर कंप्लीटली इमेच्योर्ड, नथिंग यू नो अबाउट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स सबसे पहले जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन ओनली यू कैन बिकम अ मैच्योर पर्सन। ऑब्वियसली, यानी कि खुद हम ढिंडोरा पीटे तो प्रूफ नहीं हो सकता जब तक कि अगला हमें कॉम्प्लीमेंट ना दे। बहुत अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन हमें लगता है हर्ष, क्या हम लोग बहुत सीरियस टॉपिक पे नहीं चल रहे हैं? अब ये तो लग रहा है। दर्शक बताएंगे। तो चलिए टेस्ट चेंज करते हैं और हमारे साथ जो शायर हैं उनसे पूछते हैं कि शायर हर्ष, शायरी की शुरुआत कैसे हुई? आ ही गई। बिल्कुल, वही तो असली पॉइंट है। अच्छा, तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूं, जिस जैसे जैसे किसी शख्सियत, किसी इंसान के जीवन में हादसे होते रहते हैं, वैसे वैसे इंसान अपने आप को बदलते रहता है। कुछ लोग हादसा होने के बाद अपने आप में सुकून खोजने लगते हैं कि किस चीज से मुझे सुकून मिले कि इस हादसे से मैं दूर हो जाऊं, ये जो मेरे साथ हुआ है इससे मैं दूर हूं, इससे करीब ना रहूं। तो लोग सुकून ढूंढने लगते हैं। उसी में से एक चीज निकल के आती है, इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति।
ये प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति वो चीज है जो इंसान को जन्म लेते ही मिली हुई होती है, बस उसे उसको तलाशना पड़ता है कि कब वो उसके अंदर, उसको पता करना रहता है कि हाँ ये मेरी खूबी है, इस पर मैं कम समय दे के भी निखार सकता हूँ। इंस्टिंक्ट उसे कहते हैं। कुछ लोग जब, और ये तब होगा जब हादसा होगा ना, तब इंसान अलग अलग चीजें करेगा। कुछ लोग नाचेंगे, कुछ लोग गाएंगे, डांसिंग, पोएट्री, आर्टिस्ट, सभी चीजें लोग आजमाएंगे। तो अब निकल के आएगा कि हाँ ये चीज तो है एक जिसे मैं बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ कम समय दे के भी। हम्म तो यही पॉइंट अपने जो उठाया शायरी का। हम्म तो मैंने शायरी से तो शुरुआत नहीं की थी, मैंने लिखने से शुरुआत की थी, कविता लिखने से। मैंने 7th क्लास में, जब मैं 7वीं कक्षा में था, तो मैं कविता लिखना शुरू किया, और कविता माँ पे लिखा सबसे पहले। उस पे खूब सराहना मुझे मिली, और खूब सराहना मिली तो मैं समझ गया कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। और अगले दिन ही पिता पे लिखा, उसके अगले दिन स्वतंत्रता दिवस पे लिखा, और सराहना पे सराहना मिलती गई। तो मुझे पता चल गया कि हाँ लिखना मेरी प्रवृत्ति है, जो कि मुझे जन्मजात मिली हुई है। जब मैं जन्म लिया हूं तभी मिली हुई है। हर इंसान के अंदर ये होता है, पर उसे तराशना पड़ता है उसको। मैंने उसे तलाशा। हम्म और अब आते हैं शायरी पे। हम्म तो धीरे धीरे जब लेखनी का सिलसिला चलता गया, तो बीच में कुछ हादसे होते गए। इंसान के जिंदगी में हादसे होते हैं। तो पहले मैं वीर रस पे खूब दहाड़ता था, माइक पे खड़े होके नौजवान की तरह। लेकिन जैसे जैसे हादसा हुआ, गंभीरता आती गई, और गंभीरता यूं आती गई कि एक हादसा ऐसा हुआ, आगे बात करेंगे तो बताऊंगा, उसने मुझे शायर बना दिया। और शायरी वो चीज नहीं है कि मतलब कुछ भी लिख देना। आगे आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि शायरी क्या चीज है। बिल्कुल, मैं तो जानना चाहूंगी कि हाँ, आपके लिए शायरी क्या है, जी बिल्कुल, आपके लिए। बिल्कुल। तो ये शायरी का सिलसिला तभी शुरू हुआ जब मेरी जिंदगी में हादसा हुआ। और आज जैसे जैसे हादसे होते जाते हैं, वैसे वैसे मैं लिखता हूँ शायरी। बिल्कुल। तो जब आप शायरी लिखते हैं तो बेसिकली आपका दिल बोलता है या दिमाग, कौन आपका साथ देता है? हम्म। शायरी, अगर दिल अगर दिल बोलने लगे तो ठीक है, वो तो शायरी तो दिल से ही होती है। हर चीज में दिल का सबसे बड़ा हाथ होता है, लिखने में खासकर। तो जब मैं लिखता हूँ, दिल ही बोलता है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो। दिल बोलता है, दिमाग से लिखता हूँ। जो दिल में ख्यालात आते हैं उसे पन्नों पे उतारता हूँ, शब्द के इर्द गिर्द गुजरते हुए, जो दिमाग से किए जाता है। ख्याल दिल से ही आते हैं, जो कोई हादसा होता है जैसा वैसे ख्याल आते हैं, और उसके अनुसार दिमाग से लिखता हूँ। तो हर्ष, एक चीज जानना चाहूंगी, अल्फाज और शायरी, क्या दोनों एक ही चीज है या कुछ इसमें अंतर है? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आज के जो नए शायर जन्म ले रहे हैं, उनके जीवन में एक छोटा सा इंसिडेंस होता है तो लगते हैं एकदम शायरी करने, मैं बहुत बड़ा शायर बन गया हूं, और लिखने लगते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर अल्फाज लिख देना शायरी नहीं है। आपने अल्फाज और शायरी में अंतर मांगा है। बिल्कुल। अल्फाज, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो ये अल्फाज हैं। कोई अपने दिल का जज्बात बोल रहा है तो वो अल्फाज हैं, पर ये शायरी नहीं है। हर चीज लिखने की और पढ़ने की एक विधा होती है। अगर हिंदी साहित्य के अनुसार सिर्फ मैं बात करूं, तो कविताएं अलग तरीके से पढ़ी जाती हैं, छंद में भी और छंद मुक्त भी। तो शायरी जो चीज है, शायरी ऐसी चीज है जिसे लिखने की एक विधा होती है, जिसे हम कहते हैं बहर। ये बहर क्या है? ये बहर एक मीटर होता है। हिंदी, अगर अरुज में बात करूं, अरुज में, हम्म उर्दू अरुज में 32 बहरें हैं जो प्रचलित हैं, जिसमें शायरी लिखी जाती है। अच्छा। जैसे कि अगर मैं अपना एक शेर कहूं कि छीन ले शौक से मेरा तू सब कुछ ए जिंदगी, मैं लुटा भी रहा शान से खुद को तेरे लिए। ये शेर है। पर अगर मैं ये कहूं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा, तो ये शेर नहीं है। ये बहर में है लेकिन ये शेर नहीं है। क्या इसे हम शेर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बहर में लिखना पहली चीज, वो होती है शायरी। दूसरी चीज, शायरी में जज्बात होते हैं। शायरी में आप काफी सारी चीजों को उभर कर हादसों को एक चीज में पिरोते हैं, और जिस चीज में पिरोते हैं, जिस विधा में पिरोते हैं, उसे गजल कहते हैं, जो कि मैं लिखता हूं। तो ये शायरी है।
कुछ भी कह देना शायरी नहीं है। अल्फाज और शायरी में बहुत अंतर है। समझ रही हूँ, काफी गहराई आ गई है आप में। और मुझे लगता है कि जाते जाते मुझे आपसे कुछ गजल सुनने ही पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या शायरी लिखना आपके लिए हीलिंग का काम करता है? बिल्कुल, शायरी लिखना मेरे लिए हीलिंग का काम करता है, और बिल्कुल करता है, क्योंकि हीलिंग ही ना हो तो फिर लिखूं क्यों। जिस तरह से हादसे जिंदगी में होते हैं या हुए हैं, उन्हीं को हूबहू उतारना शब्दों में, गजलों में, अपने शेर में, वही तो शायरी है। और उसी उसी को लिखने के बाद तो मैं सुकून महसूस कर पाता हूँ। एक तरह से मेरा, मैं शायरी को कहूँ तो एक तरह से वो मेरा एहसास है, मेरे इमोशंस हैं, जिसे मैं पिरोता हूँ गजलों में, अपने अपने शेरों में, अपनी रचनाओं में। तो बिल्कुल वो काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो हर्ष, एक चीज जानना चाहूंगी, जब हम लोग शायरी के बारे में बात कर रहे हैं और इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, हम्म। तो आपके पसंदीदा शायर कौन हैं? और उनकी कोई ऐसी शायरी जो आपको बेहद पसंद हो, हमसे शेयर करें। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे पसंदीदा शायर जो हैं वो अभी इस दुनिया से कुछ दिन पहले ही रुखसत हुए हैं। बशीर बद्र साहब, जिनकी शायरियां पढ़ के, जिनकी गजलें पढ़ के मैंने अपनी गजल में गहराई को तलाशा है और तलाश रहा हूं। जो कि दर्शक मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर फिर मुलाकात होगी। बेशक। तो उनका सबसे पसंदीदा शेर जो मेरा है, जो कि बहुत प्रचलित है और जो उन्हें जिंदा रखा है, वो है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न वाह, जाने न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या कहने, वाह। ये उनकी गजल का शेर है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ यादें भुलाए नहीं भूलते हैं, हम्म। वो हमारी यादों में हमेशा बसे रहेंगे। और हर शायर का कोई एक शेर ऐसा होता है जो कि उनके मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहता है, और उन्हीं शेरों की वजह से उन्हें याद किया जाता है। हम्म। तो हर्ष, अभी ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई है। आपका कोई ऐसा शेर जो लगे, आपको लग रहा हो कि ये हमेशा याद किया जाएगा? मेरी उम्र के अनुसार अगर मैं बात करूं, तो इस उम्र में मैंने अब तक जितनी गजलें लिखी हैं, एक गजल ऐसी है, एक गजल का एक शेर ऐसा है जिसपे मुझे लगता है कि ये शेर अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मुझे जिंदा रख सकता है। अब वो दर्शक बताते हैं, मैंने खुद से कुछ नहीं कहा। मैं जब पढ़ता हूं तो यही कहता हूं कि अब ये आप बताएंगे कि ये शेर कैसा है, ये शेर मुझे जिंदा रख सकता है, किस हद तक रख सकता है। हालांकि मैंने वो गजल अभी कहीं नहीं पढ़ी, एक ही जगह पढ़ा हूं बस। तो वही एक शेर है, मैं आपसे कह सकता हूं। वो शेर है कि लोग कुछ अच्छा कर मरते हैं दुनिया में, लोग लोग कुछ अच्छा कर मरते हैं दुनिया में, हम खराबों में आते हुए मर गए। क्या कहने, वाह, बहुत बढ़िया। ये शेर मुझे लगता है अब दर्शक बताएंगे। मुझे तो लगता है, व्यूअर्स आप बताइएगा। इसी और गजल का एक आखिरी शेर है, एक हम्म, शेर ये है और एक और शेर है कि हम्म, मौत को जिंदगी की लगी प्यास जब, मौत को जिंदगी की लगी प्यास जब, प्यास को हम बुझाते हुए मर गए। क्या कहने, वाह, बस ये दो शेर है जो कि बहुत मुझे अच्छे, लगता है, पर अब वो तो मैं नहीं बहुत कह अच्छे। सकता। तो शेरो शायरी गजल सबके साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं और दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल। और अभी पढ़ाई इनकी इनकम्प्लीट है ना? तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर कुछ लाइवलीहुड के बारे में भी इनको सोचना ही पड़ेगा। तो क्या आप अपनी शायरी कभी छोड़ पाएंगे फ्यूचर में, कि नहीं अब शायरी नहीं, अब तो मुझे अपनी असली जिंदगी में जाना है? या शायरी ही आपकी क्या कहा जाए, दिलरुबा बनी रहेगी जिंदगी भर? शायरी, सच कहूं तो शायरी मेरे से कभी छोड़ी नहीं जाएगी, चाहे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं या फिर मैं ऐसा ही रहूं। क्योंकि शायरी वो चीज है जिसने मुझे एक समय पर जिंदा भी रखा है। जब मेरे साथ कुछ ऐसा हादसे हो रहे थे, जब मैं हर चीज भूल चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी तो मैंने शायरी शुरू की।
लिखने से शायरी पे गया मैं। लिखना मतलब जब कविताएं लिखता था उसके बाद से मैंने शायरी लिखना शुरू किया। तो शायरी मेरे लिए एक एहसास है जो कि मुझे उस समय भी जिंदा रखता है जब मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ और सिर्फ मैं अकेला होता हूँ, एक तरह से मतलब वीरान रहता हूँ मैं। तो शायरी कभी नहीं छोड़ी जा सकती, वो मेरी जिंदगी है एक तरह से, वो हमेशा जिंदा रखेगी मुझे और मेरे पास रहेगी। आपकी सांसें हैं, मैं समझ रही हूँ। और आपने जैसे अपना बचपन बताया, नानी घर बीता, मामा का साथ रहा, पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें तो काफ़ी लोगों से आपका मिलना हुआ, काफ़ी अटैचमेंट हुआ। हम्म। तो आप कुछ रिश्तों के बारे में चलते हैं बात करने हर्ष। बिल्कुल। क्या हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखा के जाता है? बेशक, हर रिश्ता कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाता है इंसान को। इंसान के जीवन में कई तरह के रिश्ते होते हैं, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, बुरे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा रिश्ता अच्छा है या बुरा है। शुरुआत में तो सभी अच्छे ही बन के आते हैं बेशक, बाद में पता चलता है कि वो कैसा था जब उसका असली चेहरा सामने आता है। तो हर रिश्ता इंसान को कुछ ना कुछ तब सिखा के जाता है जब वो रिश्ता खत्म हो चुका होता है। तो बिल्कुल सिखा के जाता है हर रिश्ता, आगे कैसे जीना है और पिछले इस रिश्ते में रह के मैं कैसे जिया हूं, ये सभी चीज वो रिश्ता उसे सिखा के जाता है, उसे एक शख्सियत को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई बुजुर्ग, कोई भी हो। तो हर रिश्ता कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। तो जो इंसान आपके टच में आता है और आपसे बहुत अटैचमेंट होता है, आपका उनसे बहुत अटैचमेंट होता है और एकाएक वो इंसान बदलता है, बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में हम्म। कैसा महसूस होता है और उसके बाद अपने आप को फिर कैसे स्टैंड करना चाहिए? ये अच्छा सवाल है ये, जो कि मैं थोड़ा खुल के बताना चाहूंगा। देखिए, इंसान की जिंदगी में रिश्ते जो होते हैं वो एक कांच की तरह होते हैं। जैसे बिल्कुल। अगर पटक दिया जाए तो जैसे कांच चूर चूर हो जाता है ना, वैसे इंसान की जिंदगी में किसी चीज का रिश्ता होता है, कोई रिश्ता होता है। तो शुरुआत में रिश्ता बहुत गहरा हो सकता है या शुरुआत में ही रिश्ता बहुत खराब हो सकता है। आपने बात की है बदलने की, तो जरूर रिश्ता गहरा रहा होगा और बाद में जाके बदला होगा, ये मैं कह सकता हूं। तो शुरुआत में जैसे इंसान के साथ काफी गहरा रिश्ता चलते रहता है और अचानक से जब वो रिश्ता बदल जाता है तो इस समय इंसान को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। उसमें इंसान सोचता है कि मैं हर तरफ से हार चुका हूं। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता उसके लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है जिसमें इंसान खुद को संभाले ना संभाल पाता जब वो टूट जाता है। तो ये रिश्ता बहुत ही एक तरह से कांच की तरह होता है, जैसे मैंने बताया। हम्म। तो संभालना तो मुश्किल होता है, लेकिन संभाला जा सकता है जब इंसान उस रिश्ते से जरा सा नजर हटा के आगे की जिम्मेदारियों को देखे, आगे के दौर को देखे, इन फ्यूचर उससे बेहतरीन रिश्ते की कल्पना करे, उसे पाने की कोशिश करे, तो इसे बिल्कुल संभाला जा सकता है। तो मैं यही राय देना चाहूंगा कि अगर कोई जिंदगी में ऐसा रिश्ता किसी के रहा हो और जो काफी दिन से चल रहा हो और टूट गया हो, तो उसे फ्यूचर के बारे में सोचे, आगे और भी बेहतरीन चीजों की कामना करे और फिर धीरे धीरे इसे भूलने की कोशिश करे, तो बिल्कुल संभाला जा सकता भूलने की बात पे पूछना चाहूंगी हर्ष, भूल जाना है। और माफ करना, क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, इंसान भूल जाना और माफ करना, देखिए कि जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो इंसान दो चीज कर सकता है। अगर उस रिश्ते ने बहुत चोट पहुंचाई है उस शख्सियत को, इस पर्टिकुलर शख्सियत को, तो वो उसे या तो भूलने की कोशिश करेगा या माफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन है दोनों अलग चीज। भूल जाना क्या होता है? भूल जाना का मतलब सिंपल है कि जो रिश्ता, जो पल उसकी जिंदगी में उस रिश्ते में रहते हुए गुजरे हैं, उस पल को याद ना करके नए पल, नए जिंदगी के बारे में सोचना, और उस पल में, इसे कहते हैं भूल जाना। और उन पलों में जो शख्सियत था उसकी जिंदगी में या थी, बहुत चोट पहुंचाया होगा, तभी माफ करने की बात आई है। तो उन चोट, जो चोट उन्होंने खाई है, ठीक है,
उन चोट को नजरअंदाज करते हुए एक अच्छे मोड़ दे देना, एक अच्छा मोड़ दे के उस रिश्ते को खत्म कर देना और सब कुछ भूल जाना और सोचना कि वो रिश्ता मतलब एक तरह से आया बुरे सपने की तरह और निकल निकल गया, इसे कहते हैं माफ करना। वाह, माफ कर देना। जो बहुत ही भी अच्छा चोट नजरिया। पहुंचाई है उसे ना मानना, भूल जाना। बहुत अच्छा नजरिया, बहुत अच्छा। तो हर्ष, जब रिश्तों की ही बात हो रही है तो आप हमें बताएं कि जब हम टूटते हैं हम्म किसी रिश्ते से, हमारा दिल टूटता है, तो ये टूटन जो है, दिल का टूटना, रिश्ते का बदलना, हम्म। ये इंसान को कमजोर बनाता है या और मजबूती देता है? अच्छा, रिश्ते का टूटना ये रिश्ते पे निर्भर करता है कि वो उसको मजबूत बनाएगा या कमजोर बनाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंसान पे निर्भर करता है कि वो मजबूत बनना चाहता है या और टूट जाना चाहता है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे रिश्ते के टूट जाने पर मैं कमजोर नहीं, मैं मजबूत हुआ। क्यों हुआ हूं? क्योंकि मैंने खुद को मजबूत बनाना चाहा। लेकिन अगर मैक्सिमम केसेस में बात करूं, जैसा कि मैं अपने इर्द गिर्द अपने साथियों में देख पाता हूं, बहुत ज्यादा वो कमजोर हो चुके हैं किसी रिश्ते में रहकर टूट जाने के बाद। तो कमजोर लोगों की सोच पे निर्भर करता है कि वो कैसा बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं या कमजोर बनना चाहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे मजबूत बनाया है। तो हर्ष, आप आज के दौर के यूथ हैं और आज का जो जनरेशन है, वो अपने रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या करता है? सबसे बड़ी गलती ख्वाहिशें रखना, उम्मीद रखना, सबसे बड़ी गलती यही है। जब कोई नया रिश्ता शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले लोग उम्मीद करने लगते हैं कि मुझे इससे ये चाहिए, मकसद कह सकते हैं उसे। जब कोई आपस में प्रेम करना शुरू करते हैं, मैं प्रेम के रिश्ते की अगर बात करूं तो प्रेम करना जब शुरू होता है किसी रिश्ते में तो वहां पे उम्मीदें होने लगती हैं। क्या उम्मीद? कि मुझे इस शख्सियत से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इसी यही उम्मीद जो है रिश्ते को सबसे कमजोर कर देता है। अगर आप उम्मीद ना रखकर सिर्फ रिश्ता निभाएं और निभाते चले जाएं तो फिर उसमें दरारें नहीं आएंगी और हमेशा आगे रिश्ता चलते रहेगा। उम्मीद रखना कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुम ये दो, मुझे वो तुम वो दो। लड़कियों के साइड से उम्मीद आने लगे, मुझे मैक्सिमम ये एप्पल की वॉच चाहिए। लड़कों के साथ लड़कों का क्या होता है, लड़कों का आप समझ पा रही होंगी मैं किस चीज के बारे में कहना बिल्कुल, चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो लड़कों की कुछ साइड से ऐसे वो उम्मीदें डिजायर्स होने होते हैं लगती हैं। जिनका बिल्कुल, जिनको गर्ल्स को ऑब्जेक्शन रहता बिल्कुल। है। और सामने से लड़कियों की उम्मीद, भाई हम्म, वही डिजायर्स। हम्म, तो हम्म, दोनों साइड से सेम उम्मीदें भी कभी कभी होती हैं, कभी कभी हम्म, डिफरेंट भी होती है। तो हम्म, उम्मीदें रखना ही सबसे बड़ी गलती है हम्म, रिश्ते में। तो रिश्ते को अगर हम आपसी सूझबूझ से ना निभाएं तो वो कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, है बिल्कुल, ना? उस रिश्ते का प्यार जाता रहता है। बिल्कुल। खुद से प्यार करना कितना जरूरी है? खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना कि मैं खुद से प्यार करता हूं, ये तब तक रहेगा जिंदा जब तक आप जिंदा रहेंगे। वाह। लड़की क्या करेगी? छोड़ के चली जाएगी, लड़का छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर इंसान खुद से मोहब्बत करे तो वो ताउम्र कर सकता है। वो खुद से प्रेम जीवन भर कर सकता है। ठीक है, तो खुद से रिश्ता निभाना, खुद से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक वो दुनिया में जिंदा है तब तक जरूरी है, क्योंकि वही आखिरकार खुद को संभाला जा सकता है। समझ गई? तो वही है। बहुत 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 अच्छे से आपने डिफाइन किया हर्ष। और अभी तक आपने जो भी स्ट्रगल किया या जो भी आपने गेन किया उस स्ट्रगल से, तो सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली कि जीवन में कितने भी बड़े स्ट्रगल्स आ जाएं, एक लाइन में कहूं तो स्ट्रगल्स जो मैंने किया है उसे पीछे मुड़कर ना देखना और आने वाले स्ट्रगल्स को ना देखना कि फ्यूचर में मुझे क्या स्ट्रगल्स करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सीख है। प्रेजेंट में जीते रहना, वर्तमान में खुद को चलते रहना। जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं उसे एक क्या कह सकते हैं, जिम्मेदारी की तरह लेना या फिर एक बेनिफिट की तरह लेना कि ये आया है तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएगा।
एक शुद्ध हिंदी में कहें तो एक अपने अपने आप में एक जिम्मेदारी के रूप में लेना। मुझे ये कुछ फायदा देगा, मेरा नुकसान तो नहीं करेगा। मुझे सबसे बड़ी सीख यही मिली कि हर स्ट्रगल कुछ ना कुछ सिखाता है। पास्ट वाला स्ट्रगल कुछ सिखाता है और फ्यूचर में जो स्ट्रगल आने वाला है वो कुछ सिखाएगा। तो हमेशा प्रेजेंट में जिए। सबसे बड़ी यानी स्ट्रगल को भी एक सक्सेस के तौर पे लेना। बिल्कुल, कि वो मुझे कुछ ना कुछ सक्सेस दे के ही जाएगा, अभी नहीं तो कभी देगा। तो हर्ष, पेशेंस बने रहना। तो हर्ष आप अपने सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? मेरा सक्सेस अभी हुआ कहाँ है? अगर मैं सिंपल सा कहूं तो अभी जो मैं हूं वो मेरा सक्सेस नहीं है। मैं इन फ्यूचर अगर कोई मुकाम हासिल करता हूं वो भी मेरा सक्सेस नहीं है। मेरे लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो मैंने छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करता हूं कि अगले घंटे में मुझे क्या करना है, उसके अगले घंटे में मुझे क्या करना है, और जब मैं वो काम कर लेता हूं उतने ही टाइम में जितने में मैं डिसाइड किया हूं, वो मेरे लिए सक्सेस है। हालांकि ये बहुत छोटा लग रहा होगा, काफी मतलब स्मूथ जवाब लग रहा होगा, लेकिन मेरा यही जवाब है कि मैं अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को, छोटे छोटे गोल्स को मैं अगर कंप्लीट करता हूं, मैं टारगेट अपना पूरा करता हूं उतने ही समय में बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के, जितने में मैंने डिसाइड किया था, वही मेरे लिए सक्सेस है। मेरा कोई ओके। लॉन्ग टाइम सक्सेस वाला मैटर नहीं है। तो अभी जो परिस्थिति आपकी है या स्थिति जो आपकी है, हम्म आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? अभी मैं, देखिए, महसूस करने की बात नहीं है, मैं अपने आप में जैसा हूं ठीक हूं। मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मुझे इस चीज की कमी है, और मैं ये भी कभी नहीं कहता कि मुझे ये चीज चाहिए। मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, और जो मेरे जीवन में नहीं है वो शायद नहीं रहे, कभी हो जाएगा। तो प्रेजेंट में जीना है। पर्याप्त हूं मैं अभी, अपने आप में पर्याप्त हूं, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़े। जिस चीज में मैं हूं, जितना मेरे पास है, उतने में मैं बेस्ट कर दूं, यही मेरे लिए बहुत है। बहुत अच्छी बात। तो जो ऑडियंस हमें देख सुन रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर दूसरा व्यक्ति जो कि अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। तो आप अपने ऑडियंस व्यूअर्स को उनके स्ट्रगल के लिए क्या मोटिवेशन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आ, आजकल के जो लोग हैं, हम्म। या तो युवा पीढ़ी की बात करूं या हम्म। फिर युवा पीढ़ी के बाद का दौर, बड़े बुजुर्ग नौजवान, जिनकी भी मैं बात करूं, आप जिस चीज को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें जरूर आपको सक्सेस चाहिए होगा। आप ये सोचते होंगे कि हाँ, अगर कोई इंसान किसी चीज को लेके स्ट्रगल करता है तो जरूर उसे सक्सेस की आवश्यकता होती है। यही सोचता है कि मुझे इसमें सक्सेस चाहिए और तुरंत चाहिए, ना कि ये कि मतलब बहुत दिन हो जाए करते रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है जज्बा। शुरू किया आज, अगले महीने सोचते हैं कि मुझे चाहिए सक्सेस। तो यही संदेश देना चाहूंगा कि आप किसी भी स्ट्रगल को कर रहे हैं, चाहे वो छोटा स्ट्रगल हो, बड़ा हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उसमें पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, मन को काबू में रखें, और सिर्फ चलते रहें, स्ट्रगल्स करते रहें। आ रहे हैं तो उसे स्ट्रगल्स की तरह नहीं, चुनौती की तरह लें, और इन फ्यूचर आपको कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगा। ये मेरा कहना है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बात। तो हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ दर्द है ना? आप में भी है, मुझ में भी है, सुनने वालों में भी है, अपने अपने लेवल पे। तो दर्द को ताकत कैसे बनाए, उसको ताकत में कैसे बदले? दर्द को ताकत में तब्दील कर देना, ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, वाह। एक लाइन में अगर कहूं तो। हम्म। और ये ताकत सबके पास नहीं होती, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये भी मैं कह सकता हूं। तो आपने पूछा है कि दर्द को ताकत में तब्दील कैसे कर सकते हैं। इंसान जब अपने अंदर से आवाज दे दे, अपनी रूह से आवाज निकाल दे कि मुझे इस दर्द को ताकत में तब्दील करना है, अपने आप में सोच ले कि हाँ, मैं इस दर्द को दर्द की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह लेना चाहता हूं। आगे इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, अभी मैं दर्द झेल रहा हूं तो ठीक है, आगे जाके ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता का कारण बनेगा। तो जब ये इंसान अपने अंदर सोच पैदा कर लेता है कि मुझे दर्द को एक चुनौती की तरह लेना है और अपने आप में उसे एक अच्छा मुकाम देना है, तब जाके वो तब्दील हो जाता है किसमें? ताकत में। ताकत में। तो हर्ष, अगर
मैं कहूं कि आप अपने आप को ओनली 3 वर्ड्स में डिफाइन करें, केवल 3 शब्दों में आप अपने आप को परिभाषित करें, तो वो 3 शब्द क्या होंगे? 3 शब्द। पहला शब्द तो संघर्षशील, दूसरा शब्द धैर्यवान, पेटेंट, और तीसरा शब्द मैं कह सकता हूं कि ऑनेस्ट। वाह, बहुत अच्छा। तो पहले जो 2 शब्द है ना, हम्म अगर आप 2 शब्द में कहती तो मैं पहले 2 ही कहता। तीसरा पता नहीं मैं हूं कि नहीं, लेकिन 2 शब्द मैं नहीं, कोशिश आपके करता हूँ। जहन में आया है तो कहीं ना कहीं आप हैं तीसरा वाला तो उस मैं तीसरे। कोशिश, मैं हम कभी ये नहीं चाहता कि मतलब ईमानदारी खराब हो, लेकिन हम्म संघर्षशील और धैर्यवान, हम्म। ये 100% मैं हमेशा बन रहता हूँ और बनना भी चाहता हूँ, इन फ्यूचर भी मौजूद रहना चाहता हूँ। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ ही लेती हूँ। सपोज अगर आपकी जिंदगी पे कोई किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? मेरी जिंदगी पे अगर कोई किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए? यह सवाल थोड़ा विचित्र है, पर अगर मैं कहूँ, बशीर बद्र साहब हमारे सबसे पसंदीदा शायर रहे हैं। उनके शेर का शब्द है मुसाफिर। हम्म। तो मैं अपने, जो मेरी किताब लिखी जाएगी, तो मैं मुसाफिर ही उसको अपना शीर्षक देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा चलते रहना चाहता हूँ, ना पीछे देखूं ना आगे देखूं, बस चलूं। वेरी और गुड। अभी जो मेरी किताब आएगी गजल की, हम्म 100 गजलों की, हम्म जल्दी आएगी, हम्म। उसका शीर्षक मुसाफिर ही रहेगा। भले ही ये किसी और किताब का शीर्षक रह चुका हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब का शीर्षक यही रहे। मैं कुछ मुसाफिर, दिखावा नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी बात है। मुसाफिर हमेशा जर्नी करते रहता है। तो आप अपनी इस जर्नी को अगर एक शेर में बयां करना चाहें तो वो शेर क्या होगा? जर्नी को शेर में बयां, देखें, आपने शेर बोला है, मैं सबसे पहले अपनी गजल का एक मतला 2 शेर पढ़ूंगा। उससे पहले ये बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, उससे जर्नी डिफाइन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनना चाहूंगी। तो देखिए, अभी तक जो सिलसिला चला, अभी तक आपने जितने सवाल पूछे, उससे आपको ये तो पता चला होगा कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं पर पर्याप्त नहीं हूं। क्यों? खुशी, खुशी सबको चाहिए होती है। तो एक शेर, एक मतलब 2 शेर देखें। खुदा आंखों में एक नदी डाल देता, खुदा आंखों में एक नदी डाल देता, या फिर गम की थोड़ी कमी डाल देता। क्या कहने, क्या कहने। खुदा आंखों में एक नदी डाल देता, या फिर गम की थोड़ी कमी डाल देता। तबस्सुम लिखी तो नहीं जिंदगी में, तबस्सुम मतलब मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, हाँ। तबस्सुम लिखी तो नहीं जिंदगी में, दिखावे की ही कुछ हंसी डाल देता, वाह, क्या कहने। दिखावे की ही कुछ हंसी डाल देता। ये शेर है कि, जो आप अपनी लाइफ की जर्नी अभी को एक शेर है इसमें डिफाइन कर रहे हैं। कि ये तकदीर जिसने बनाई थी मेरी, ये तकदीर जिसने बनाई थी मेरी, कहीं थोड़ी सी तो खुशी डाल देता, कहीं थोड़ी सी तो खुशी डाल देता। ये शेर है जो कि मेरे जहन, जो मेरे बहुत करीब है, जो मैं कह रहा हूं वही है सच। तो ये शेर है। बहुत खूब, और बहुत अब आपने गहराई है। कहा कि जर्नी को डिफाइन करें। हम्म। मैं क्या कहा था कि मैं हमेशा आगे चलते चलते रहना चाहता हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, मेरी जिंदगी मुझसे क्या छीन रही है क्या दे रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा अपने आप में प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहता हूँ। मुसाफिर। तो जिंदगी को कहता हूँ, एक शेर है कि छीन ले शौक से मेरा तू सब कुछ है जिंदगी, छीन ले शौक से मेरा तू सब कुछ है जिंदगी, मैं लुटा भी रहा शान से खुद को तेरे लिए,
मैं लुटा भी रहा शान से खुद को तेरे लिए। वाह, जिंदगी बहुत बनाने के लिए ये बहुत शेर है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। शुक्रिया। ये सिलसिला तो रोकने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाते जाते एक अंतिम नहीं कहेंगे, एक ब्रेक। इसके बाद हम लोग फिर अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये जो ब्रेक हम लोग लेने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, अनफिल्टर्ड जिंदगी के व्यूअर्स के लिए जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, तो एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो भी अभी तक बातचीत हमारी हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए, और ये जो शीर्षक है अनफिल्टर्ड जिंदगी, इसे ध्यान में रखते हुए सबसे पहला संदेश तो ये देना चाहूंगा कि आप जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या फिर जैसी भी हो, उसे हूबहू लोगों के सामने रखें। ना कि दिखावा करें कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूं या फिर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बिना दिखावा करे अपनी जिंदगी जिए और लोगों को भी वही दिखाएं जो आप हैं, ना कि दिखावा करें। पहला मैसेज तो यही दूंगा कि साफ साफ अपनी जिंदगी लोगों के सामने रखें। दूसरी चीज, मैम ने काफी चीजों पे आपने बात की कि स्ट्रगल्स, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मेनी मोर। तो इन सब को मिला के मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा, एक मैसेज दूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई भी पड़ाव आए, चाहे वो जैसे भी पड़ाव हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम्स हो या फिर उसने आपको तोड़ दिया हो, कभी भी आप अपनी जिंदगी में टूटा हुआ महसूस ना करें। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, हमेशा अपने आप में आगे बढ़ते रहें और लोगों की सोच पे ध्यान ना दें। आपकी जो सोच है उस पर ध्यान दें और उसे और बेहतर बनाएं। अगर आपकी सोच, आपको पता है कि आपकी सोच गंदी है, तो उसे गंदी से अच्छे में तब्दील करें, और अगर आपको पता है कि आपकी सोच अच्छी है तो उसे अच्छी से बेहतरीन में तब्दील करें। बहुत और खूब। धीरे धीरे अपनी जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलाते रहें। बहुत बेहतरीन ख्यालात। तो व्यूअर्स, हमें लगता है कि आज हर्ष ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में खुल करके बात की और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम बहुत जल्दी फिर आपसे मुखातिब होंगे, मिलेंगे हमारे अगले पॉडकास्ट में, अनफिल्टर्ड जिंदगी। तो हर्ष, आप स्टूडियो में आए और इतना अच्छा आपके साथ क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया, इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।